नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिक्षक भर्ती पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। नए साल पर सरकार ने तोहफा दिया है। बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। तो रीट एग्जाम का ऐलान कर दिया गया है। 14 और 15 मई को रीट की परीक्षा होगी। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि साल 2022 में 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। और अब बात वीडियो प्री एग्जाम की परीक्षा की गोपनीयता पर उठ रहे सवालों की। बता दें कि नोटबंदी से लेकर कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बाद भी साल के अंतिम दिनों में कई ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में गोपनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिरोही में परीक्षा के कथित पेपर लीक में आरोप में अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। राज्य की तमाम बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और नकल की बढ़ती घटनाओं ने अभ्यर्थियों के बीच विश्वास को कमजोर किया है। पेपर लीक और फर्जीवाड़े को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग पर इस साल में जोर पकड़ती जा रही है। वहीं मामले में सरकार की ओर से मंत्री महेश जोशी का कहना है कि सरकार 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। बैकलॉग भी पूरी तरह से पूरा किया जा चुका है। उनका मनोबल इस तरीके से टूटा हुआ है कि वो यहाँ आके बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। आप समझ सकते हो कि उनकी हालत क्या है। उनके घर वालों ने उन्हें इतने 3 साल 4 साल मेहनत करवाते हैं, उसके बाद में भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बुरा हालत होती है हमारी। वीडियो का जो ग्राम सेवक का, ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ और उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर बम्पर रूप से ये कहा कि प्री एग्जाम थी, लेकिन इसके अंदर भी पेपर लीक हुआ है। सरकार कोई भी ठोस निर्णय नहीं उठा रही है। राजस्थान के अंदर शिक्षा के नाम पर सिर्फ ड्रामा हो रहा है। हर पेपर लीक प्रकरण हो रहा है। बहुत मुश्किल से बीएड बीएसटीसी कर करके इधर कोचिंगों के धक्के खा करके पेपर देते हैं, तैयारी करते हैं। एजुकेशन किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो अगर वेल एजुकेटेड रहेंगे तो सरकार का अच्छे से चला पाएंगे। अगर वो आप घोड़ों के साथ गधों को भी एंट्री दोगे तो वो बहुत बड़ी समस्या होगी। इसमें धांधलेबाजी, आप यही जो पैसे देके लग रहे हैं, यही कहीं ना कहीं एसीबी के गिरफ्त में आते हैं। सरकार अधिक से अधिक जितने संसाधन हैं उनका उपयोग करके जितनी नौकरियां बढ़ा के दे सकती है उतनी नौकरियां बढ़ा के देने की कोशिश करिए। 1 लाख से अधिक नौकरियां थी। हमें चाहते हैं कि जो पिछला जो बैकलॉग अभी चल रहा है जी भर्तियों का, उसको हम पूरा करें और उसके बाद जितने युवाओं को हम और रोजगार दे सकते हो उसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन माहौल आंदोलनों के माध्यम से इधर उधर से ये बनाया जा रहा है कि ये नहीं हुआ, ये नौकरी नहीं मिली, इतनी बड़ी, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार को श्रेय नहीं मिल सके। अगली खबर का रुख करेंगे। टोंक में बीजेपी की कल होने वाली जन आक्रोश रैली स्थगित कर दी गई है। दरअसल कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने 200 लोगों को सशर्त स्वीकृति दी है, जिसके बाद रैली को स्थगित कर दिया गया। इस रैली में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल होने वाले थे। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसीलिए कोरोना गाइडलाइन की आड़ ली गई और प्रशासन ने रैली में सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति दी। रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहे थे। करीब 8 से 10,000 कार्यकर्ताओं के रैली में शामिल होने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन की 200 लोगों की सशर्त स्वीकृति के बाद रैली स्थगित कर दी गई। विधिवत रूप से एक आवेदन जिला प्रशासन को किया, उपखंड अधिकारी टोंक को किया कि हमें उक्त कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की जाए। हम 4 दिन तक परेशान होते रहे। आज शाम को जाकर के हमें सिर्फ 200 लोगों को के साथ
ये कार्यक्रम करने की अनुमति मिली। मैं समझता हूँ जहाँ 8-10 हज़ार लोग आने वाले थे तो 200 लोगों का कार्यक्रम हम आए दिन सामान्य रूप से करते रहते हैं, तो हमने उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। जब अनुकूलता रहेगी, जब ये कोरोना का बहाना नहीं रहेगा, तब हम दोबारा एक बड़ी रैली, भव्य रैली आदरणीय प्रदेश जी के आदेश से दोबारा करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर का किन्नू अपनी उम्दा क्वालिटी और बेहतरीन स्वाद के चलते न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खासा लोकप्रिय है। श्रीगंगानगर के किन्नू की बांग्लादेश में खासी डिमांड रहती है और यही वजह है कि गुरुवार शाम ठीक 7:45 बजे श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से किन्नू स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल के बनगांव स्टेशन के लिए रवाना हुई। आज शाम 7:45 पर किन्नू स्पेशल ट्रेन को सांसद निहाल चंद मेघवाल, श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किन्नू उत्पादन किसानों को किन्नू स्पेशल ट्रेन से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का मानना है कि ट्रेन के जरिए कम लागत और कम समय में किन्नू बांग्लादेश पहुंचेगा, जिससे व्यापारियों को मुनाफा हो सकेगा। हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली बार श्रीगंगानगर से बांग्लादेश के लिए एक किन्नू की ट्रेन को हमने रवाना किया है। यह ट्रेन 3 दिन के अंदर बांग्लादेश पहुंचेगी। करीबन 3.60 टन किन्नू बांग्लादेश के लिए यहाँ से जा रहे हैं। हम इस ट्रेन को चलाने का एक उद्देश्य रखा है कि अगर ट्रेन ठीक ठाक और हमारे किन्नू ठीक ठाक वहाँ पे पहुँच जाए तो केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा कि व्यापारियों को ठीक और अच्छे से भाव मिले। उधर सीकर में चाइनीज मांझा से हुए हादसे के बाद अब प्रशासन एक्शन में है। नगर परिषद और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बंद मकान से भारी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं सुजानगढ़ में प्रशासन चाइनीज मांझे के खिलाफ एक्शन मोड में आया है और नया बाजार क्षेत्र में होलसेल व्यापारियों के यहां धड़ाधड़ कार्रवाई करते हुए करीब 5 क्विंटल चाइनीज मांझा बरामद किया। इस कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया मौजूद रहे। नगर परिषद के कई कर्मचारियों ने इस कार्रवाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के समझ में धारा प्रतिबंधित कर रखा है, फिर भी लोग इसको बेचते हैं। मैं फिर अपील करूंगा जनता से कि कृपया चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर के मुख्य जो थोक व्यापारी हैं उनकी दुकानों पर कार्रवाई की है, नया बाजार में कार्रवाई की है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल वाली रोड है इस पर कार्रवाई की है। इसके अलावा बस स्टैंड पर और 2-3 गोदाम और थे, उन पर भी छापामारी। खबर राजसमंद से है, जहां नाथद्वारा इलाके में एक नाबालिग लड़की ने ब्लैकमेलिंग की धमकी के बाद सुसाइड कर ली। कल मृतका के परिजनों को अज्ञात व्यक्ति का धमकी भरा फोन आया था। वो नाबालिग लड़की से शादी करने का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने पर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। परेशान कर रही थी और कल उसका मेरे पास में कॉल आया तो उसने बोला है कि अगर आप मेरी उससे शादी नहीं कराना चाहते हो तो मैं उसका वीडियो वायरल कर दूंगा, फ़ोटो वगैरह मैं फेसबुक पर डाल दूंगा। तो मैंने उसको पूछा कि मेरा नंबर कैसे मिला आपको, तो बोला कि मैंने किसी बंदे से आपका नंबर लिया है और आप ये चाहते हो नहीं चाहते हो ये मुझे आप बता दो। फिर मैंने उससे कॉल भी की, मैंने कहा आपस में बैठ के बात करते हैं। तो उसने बोला कि नहीं आपस में नहीं बैठना है, जो भी है जो आप बताओ, नहीं फिर जो भी होगा वो आप जानोगे। अंदर कमरे में फांसी खा ली। घर वाले इन्हें वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने मर्द घोषित कर दी। आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है, पंचनामा करके लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी है। जैसी रिपोर्ट भी हमने ले ली, इस पर मर्ग दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच से जैसी स्थिति पाई जाएगी अगली कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना क्षेत्र में किशोरी की आत्महत्या का मुद्दा गरमाया। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन, व्यापारी संगठन समेत स्थानीय निवासियों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बेगू थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बेगू नगरीय क्षेत्र में एक नाबालिग ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर शांति कायम है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।
अगर मैं इस तरीके का एक रैकेट काम करता है कि जो ऐसी नाबालिग बच्चियों को, बच्ची नाबालिग थी, इसकी उम्र 16 साल की थी, पॉस्को एक्ट में भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मरने से पूर्व उसने पुलिस को, डॉक्टर्स के सामने ये बयान दिया कि आसिफ नाम का एक लड़का है जो कि बेगू निवासी है, वो उसको परेशान करता है। इससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। तो हमने पॉक्सो एक्ट, साथ ही आईपीसी की विभिन्न सेक्शंस के तहत रात ही में त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभी व्यापार मंडल और दूसरे अन्य लोगों ने मिलकर करीब 150 से 200 लोगों ने ज्ञापन दिया है, परंतु पुलिस ने इससे पूर्व ही अपनी कार्रवाई पूर्ण कर दी है। खबर अजमेर से है, जहां जेएलएन अस्पताल में टूरिस्ट परिवार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार मामले में पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों के खिलाफ दी गई शिकायत वापस ले ली है। 29 दिसंबर को मुंबई निवासी सादिया रफी की छोटी बेटी की ट्रेन में तबीयत बिगड़ने पर अजमेर जेएलएन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया गया था। तभी तबीयत की जानकारी लेने पर रेजिडेंट डॉक्टर भड़क गए और टूरिस्ट परिवार को अभद्र व्यवहार करते हुए कमरे से निकाल दिया और सामान वापस मांगने पर पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ जड़ दिया था। कहा कि यहाँ से चलो निकलो यहाँ से, तो हमने कहा कि हमें हॉस्पिटल चेंज करना है क्योंकि मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट एमएनसी में काम करते हैं, सो ही इज़ हैविंग ऑल फैसिलिटीज़ टू टेक हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इस तरीके से ये हुआ कि वो डॉक्टर ने क्या किया कि वापस से पूछने गए तो उन्होंने बीपी चेक करने का मशीन उठाया और मेरे हस्बैंड की तरफ आए, तो मेरे हस्बैंड भागे तो उन्होंने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, फिर मेरी भाभी को मारा और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को पुश किया। उसके बाद हम दोनों पे हाथ उठा के हम दोनों को एक रूम में डाल के रूम को लॉक कर दिया मेरी बच्ची के साथ, और ये कहा गया कि मैं देखता हूँ पूरी राजस्थान में कब कैसे इलाज होता है और इनको बाहर निकालना नहीं। उधर बीकानेर में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल शहर में जगह जगह पर पानी की पाइपलाइन पर लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन विभाग अब तक इस पर नहीं जागा है। पानी की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पहले जयपुर में 5 जनवरी को इन्वेस्ट जयपुर समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने की उम्मीद है। पिछली सरकार की रिसर्जेंट राजस्थान के बाद अब वर्तमान सरकार इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन करने जा रही है। ये समिट जयपुर के जेईसीसी में 24 और 25 जनवरी को आयोजित होगी। समिट को सफल बनाने के लिए सरकार के मंत्री विदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जाकर निवेशकों को समिट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन स्टेट समिट से पहले जयपुर में 5 जनवरी को इन्वेस्ट जयपुर समिट का आयोजन होने वाला है। अपने यहाँ 5 जनवरी को होटल मैरियट में जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो इन्वेस्टर समिट है वो आयोजित की जा रही है। इस संदर्भ में सभी हमारे जो रिको है, डीआईसी है, रियल एस्टेट से मान लो जेडीए है, अन्य विभाग जो जयपुर में है, वो सभी इसमें अधिक से अधिक लोगों से एमओयू करवाने के लिए प्रयासरत है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर रिको और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाली इन्वेस्ट समिट जयपुर में विभाग को उम्मीद है कि करीब 100 कंपनियों को 10,000 करोड़ से अधिक के एमओयू और एलओई प्रस्तावित हैं। समिट से पहले ही विभाग को कई सेक्टर में निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। ज्ञान विहार ग्रुप 500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, ऊर्जा ग्रुप से 100 करोड़ के निवेश प्रस्ताव संभव, लॉजिस्टिक पार्क 100 करोड़, फार्मा सेक्टर 100 करोड़, फूड पार्क 100 करोड़, पोद्दार लिमिटेड 80 करोड़, प्लेक्राफ्ट 50 करोड़, हेल्थ केयर 100 करोड़, तो होटल रिजॉर्ट सेक्टर से 1000 करोड़ के एमओयू साइन होने की संभावना है। जयपुर में फूड प्रोसेसिंग, वुडन क्राफ्ट, केमिकल्स और रियल एस्टेट, इनमें बहुत ज़्यादा अपार एमओयू होने जा रहे हैं। रिसर्जेंट राजस्थान जो स्टेट लेवल पे हुआ था उसमें ये शर्त नहीं रखी गई थी कि एमओयू उन्हीं से की जाए जिनके ज़मीन हो। हमने उससे सबक लेते हुए, क्योंकि वो फिर धरातल पे कम आ पाए, तो हमने इस बार उन्हीं के एमओयू किए हैं जिन्होंने हमसे ज़मीन ले ली है।
इन्वेस्ट राजस्थान से पहले होने वाली ये समिट फाइनल से पहले सेमीफाइनल की तरह देखी जा रही है। इस समिट में होने वाले MOU अगर धरातल पर उतरते हैं तो उस पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट की सफलता भी तय होगी। आपको बता दें कि जयपुर के अलावा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में भी ऐसे इवेंट आयोजित हो चुके हैं और ये सारे इवेंट काफी सफल भी रहे हैं। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। प्रदेश के नेताओं ने भी नए वर्ष पर नया संकल्प लिया है। जी बिल्कुल, रेजोल्यूशंस तो मुझे लगता है कि नए साल पे हम सभी लेते हैं। मैं ज़रूर ये रेजोल्यूशन हर साल लेती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनूँ। कोशिश करती हूँ अभी सभी को ये भी निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने लाइफ में ऑर्गेनाइज रहें और मुझे लगता है एक ना एक कोई ना कोई गुड हैबिट्स आप ज़रूर अपनी लाइफ में कोशिश करें नए साल में लाने की। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, नॉट टेलिंग लाइज, लीविंग समथिंग, गेटिंग फिटर, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, बिकॉज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है अपने हेल्थ को देख के, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि हेल्थ, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, अच्छा खाएं, घर का खाएं, फैमिली के साथ रहें। नई सोच, नई विचारों के साथ में नई साल का स्वागत करते हैं और हमने ये तय किया है कि नई साल में मैं उप जिला प्रमुख होने के नाते जयपुर जिले की हर ग्राम पंचायत में मैं जाऊंगा, लोगों से संवाद करूंगा और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं काम करूंगा। इसके लिए मैं संकल्पित हूं। मैं ये चाहती हूँ जोधपुर में अमन चैन रहे, अच्छा वातावरण रहे, अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो और सबसे अच्छी हॉस्पिटल के अंदर अच्छी व्यवस्था हो, जिसमें मरीज ये देख के जाए डॉक्टर साहब ने मेरे को देखा है और अच्छी तरह से देखा है। इसमें मैं सहयोग करूंगी और मैं ये चाहती हूँ कि हर मेरे क्षेत्र नहीं, मैं तो चाहूँ सबको भी, मगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सूरसागर क्षेत्र से हूँ। मैं चाहूँ सूरसागर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा करके सूरसागर को एक चमन की तरह बनाऊँ, जो सोने की चिड़िया कहती है। लोग कहते हैं जोधपुर सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया है। तो मैं ये चाहूँगी कि भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से ज़्यादा धनराशि प्राप्त करके और ये चाहूँगी जोधपुर का विकास हो। अब बात कोटा की, जहां दलदल में फंसी गाय को बचाने के लिए एक मुस्लिम युवक ने जान की परवाह नहीं की। जिस नहर के दलदल में मगरमच्छ के डर से कोई उतरने को तैयार नहीं था, एक मुस्लिम युवक बेहिचक उतर गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों गायों को बचाने में सफलता मिली। मामला कोटा शहर के स्टेशन क्षेत्र का है। शहर के स्टेशन क्षेत्र के चंद्रेशल इलाके में UIT नहरी विकास में खुदाई का काम चल रहा था। इसी के दलदल में दो गायें फंस गई थी। मौके पर भीड़ लगी हुई थी। कोई भी व्यक्ति गायों को बचाने आगे नहीं आ रहा था। उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई। नहर में मगरमच्छ होने का हवाला देकर लोगों ने मदद से इनकार कर दिया। इसी दौरान वहां एक JCB आई। फिरदौस गोरी और उसका दोस्त दीपक नामदेव JCB पर लटककर नहर के दूसरे छोर पर गए। गायों को नहर के किनारे लाकर रस्सियों से बांधा। JCB की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके प्रदेश के कलाकारों ने नए साल में क्या कुछ संकल्प लिया, चलिए सुनते हैं। संकल्प से फायदा ये है कि आप अपने दृढ़ निश्चय कीजिए और इससे बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती हैं। आपको उसमें अपना जो टारगेट है वो पूरा करने में उसका बहुत सारी मदद मिलती है, क्षमता मिलती है। तो आप सब लोग संकल्प लीजिए, बुरी आदतें छोड़िए। बुरी आदतों में बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छी आदतों को अपनाइए और इस चीज़ का संकल्प लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो हाँ, मैंने काफ़ी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। काफ़ी बार मैंने
नए नए जब साल आए हैं तो नए नए मैंने कस्में खाई है अपने खुद से कि हाँ इस साल में ये चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें करूँगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं उन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया हूँ। पिछले न्यू ईयर रेजोल्यूशन का क्या हुआ, तो पिछली बार मैंने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए थे। पहला तो मेरा ये था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, दूसरा ये था कि मैं रात को जल्दी सो जाऊँगा। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैं पूरा नहीं कर पाया, जो इस बार मैं वापस लेने वाला हूँ और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करूँगा। कवियों के साथ कीजिए नए साल का स्वागत। कल शाम 5 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए मरुधरा के जाने माने साहित्य हस्ताक्षर। नए साल का स्वागत कीजिए कवियों के साथ, मरुधरा के जाने माने साहित्यिक हस्ताक्षर न्यूज 18 राजस्थान पर। 2022 अभिनंदन नववर्ष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।